अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके वालिदैन का आप पे साया कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश ये है कि हमारा चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। दोस्तों, आसिफ अली ज़रदारी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसे ही अपनी औकात से हल्का सा बाहर पैर रखते हैं या फिर अपने सियासी बयानिए के लिए इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं, तो फौरी तरह उसी वक्त उनका जो तरीही सॉफ्टवेयर है ना, वो थोड़ा सा अपडेट होता हुआ दिखाई देता है। रावनवार ने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, जरदारी का बच्चा होते हुए भी जरदारी के सारे काले धंधे कौम के सामने रख रहा है। अब काले धंधे जरदारी के कौन से हैं, वो तो अब जो बता रहा है, जो सबसे करीबी होगा उसकी बात तो हम मानेंगे ना। अगर आप सबके करीबी हैं, आपका भी अगर कोई करीबी होगा आपके बारे में बात करेगा, तो वो बात हमें माननी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब ये जो कह रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके सबसे करीबी इंसान है। रावनवर का जो इतना धुआं उठ रहा है ना, वो मतलब अब आने वाले दिनों में बैठने वाला नहीं है। ज़मीर भी ऐसा जागा कि जरदारी साहब एक दिन बाद ही वजाहतें देने आ गए। वजाहतें उन्होंने अनवार के इंटरव्यू पे नहीं दी, बल्कि बिलावल की बोंगियों पर दी। अब उनके बारे में जो करप्शन की कहानियाँ हैं वो राव अनवार सुना रहे हैं, और राव अनवार को तो जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आसफ अली जरदारी फिर बिलावल भुट्टो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो की बोंगियों पर दूसरियाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी चुप कर गया तो फिर राव अनवार भी चुप कर जाएगा। बाकी सारी स्टोरी आप लोग अपने जहन में खुद बनाए, मैं आपको सारी बात नहीं बता रहा। आसफ जरदारी ने एक बार फिर बिलावल के बयानात की नफ़ी की है, बिलावल के बयानिए की नफ़ी की है। आसफ जरदारी से आज़मा शराजी ने सवाल किया, बिलावल तो नवाज शरीफ को लाडला प्लस कह रहा है। तो जरदारी साहब ने सफाइयाँ पेश की, बिलावल ने कभी नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। लाडला कोई नहीं, सिर्फ एक ही लाडला पाकिस्तान में आया है और वो है इमरान खान। तो अब जो आसफ अली जरदारी साहब अब कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो तो नाम ही नहीं ले रहा नवाज शरीफ का, जो लाडला प्लस कहता तो समझा करें। मतलब पहले लाडला था, पहले उसको लाडला कहते थे ना इमरान खान को, अब लाडला प्लस हो गया। तो चलो मान लेते हैं जरदारी साहब की बेटी। जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान को लाडला होने का एजाज़ हासिल है। जरदारी साहब ने कहा कि लाडला नवाज शरीफ ने नहीं, इमरान खान है। इमरान खान स्टैब्लिश का 30 साल का लाडला है। जनरल हमीद गुल ने इमरान खान को लॉन्च किया, फिर ये कभी प्रोजेक्ट डी पर चला गया और कभी प्रोजेक्ट ए में आ गया। इसको मुल्क देकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जरदारी साहब ने एक बार फिर नवाज शरीफ साहब के हक़ में और बिलावल के ख़िलाफ़ बयान दिया है। इसका भी अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो बिलावल है, और फ़ायदा हुआ तो वो नून लीग है और नवाज शरीफ का होगा। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी को सिंध में एक और धचका लगा है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध इजाज़ चौहान पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्ज़ात थे। MKM और नून लीग को तहफ़्ज़ात थे कि इजाज़ चौहान PP का जैला है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करता है और इसको तब्दील किया जाए। दोनों जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत भी जमा कराई थी। कल रात इजाज़ चौहान को सिंध से हटाकर बलूचिस्तान तैनात कर दिया है और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को सिंध में तैनात कर दिया गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी को ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है, जो मेरा ख्याल है संभालना मुश्किल होगा। अब मुमकिन है कि बिलावल सिंध को ना बचा पाएँ। अगर नून लीग की इत्तेहादी जमातें वहाँ महलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। सिंध को बचाना आसफ अली ज़रदारी का टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आसफ अली ज़रदारी साहब को सिंध जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं बचाने देंगे। यही नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कितनी कोई ऐसी हरकतें हैं जिनको आसफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो कवर करेंगे, इधर उधर से आगे पीछे से कितनी कवर कर लेंगे, क्योंकि वो हर रोज़ एक ऐसी बात करता है जिसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आसफ अली ज़रदारी साहब के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट में ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है। बंदयाल की बाक़ियात, बल्कि बंदयाली टोला काजी ग्रुप पर हमलावर हो चुका है। जस्टिस इजाज़ुल हसन को बंदयाल की हर सियासी बेंच में शामिल होने की आदत पड़ी हुई है। काजी साहब ने ये आदत ख़त्म की है तो मसूफ़ अदालती बेंचों पर ही इतराज़ करना शुरू हो गए हैं। इजाज़ुल हसन ने काजी साहब की नकल करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है कि मेरी आंखें बंद करके बेंच तश्कील क्यों दिए जा रहे हैं। मसूफ़ ने मामलात को मुतनाज़ा बनाते हुए लिखा कि सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूँ। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ख़त में कहा कि जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। अच्छा,
मनपसंद जजेस के तासर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने एजाजुल हसन ने कहा कि कमेटी में फैसला हुआ था कि फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा चुका है। कमेटी में फैसला हुआ था कि फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लक फ़ैसले के ख़िलाफ़ 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने कहा था कि पिक एंड चूज़ के तासर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने सिविलियन कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के 6 रुकनी बेंच और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर इतराज़ उठाया है और कहा है कि कमेटी मीटिंग में तय हुआ है अगर कोई जज ना बैठना चाहे तो अगले जज बेंच में बैठेंगे। असल मामला यह है कि एक तो वो फ़ौजी अदालतों वाले बेंच में बैठना चाहते थे, दूसरा वो मज़ाहिर नकवी के फ़ारग होने के बाद ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं। उन्हें लगता है कि मज़ाहिर नकवी की छुट्टी के बाद मेरी छुट्टी हो जानी है, इसलिए अभी से ग्राउंड बना रहे हैं। अच्छा, ये है सारा मामला जिसको आप लोग भी समझते हैं, आप लोगों को भी पता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो बेचारा पर तो पुरजे चल रहे हैं, अब थोड़ी सी जलन तकलीफ़ तो होगी। उस तकलीफ़ को किसी न किस तरह किसी न किसी बहाने बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, ये बड़ी कन्फर्म सी बात है। अच्छा जी, ये आने वाले दिनों में और तड़पेंगे, आने वाले दिनों में इनकी तड़पाहट जो है ना आपको और नज़र आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है जी अब वो वालियाँ ना अदालतां रही, ना वो जज रहे हैं जी, लाडले जज होते थे, हर चीज़ का फ़ैसले करते थे और ये जो कहते थे वही होता था। ना अब बंदयाल रहा, ना फैज़ रहा, तो अब इनकी वो मौजें कहाँ हैं? इनको जो खून इनको है ना, खून जो लगा हुआ था, अब वो नहीं मिल सकता इनको। इधर एक साबिक चीफ जस्टिस को भी मैदान में उतार दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जस्टिस तारक मसूद के बेंच पर मौजूदगी पर इतराज़ कर दिया है। सरदार तारक मसूद से एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी दोनों की लगती है। बाकी आप अंदाज़ा कर लें कि इस दरख्वास्त का मकसद क्या है और इसके पीछे कौन हो सकता है। मामला इधर ही नहीं रुकता, इन किरदारों ने एक खतून को भी मैदान में उतारा है। ग्रेट गेम चल रही है, बंदियाली टोला आखिरी हद तक जाना चाहता है। एक खतून आमना मलिक थी जिसके ज़रिए जस्टिस सरदार तारक मसूद के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करवाया गया था, जिस पर बंदयाल ने तारक मसूद को फ़ोन करके सौदेबाजी उस वक़्त करने की कोशिश की थी। इस खतून के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कौंसल जहां मज़ाहिर नकवी का केस चल रहा है, इस कौंसल के 2 सीनियर अरकान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सरदार तारक मसूद के ख़िलाफ़ वफाकी मुहतसब के पास दरख्वास्त फ़ाइल करा दी है। दोनों जजेज़ ने मुझे हरासा किया है। यानी एक खतून को भी बीच में ले आए हैं और वह खतून सीनियर तरीन जजों पर इल्ज़ाम लगा रही है, उन्होंने मुझे हरासा किया है। खतून कहती है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीज़ी की है, हरासा किया है। जस्टिस तारक मसूद की इमां पर मुझसे ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कोई दुश्मन हो। मोहतरमा ने दरख्वास्त में कहा है कि जस्टिस काजी ईसा के रवैये से ऐसा लगा जैसे इनके खिलाफ शिकायत हो। मेरे मामले पर जज ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। तजलील अमेज़ रवैये की वजह से कौंसल में ख़ुद को गैर महफूज समझा। अच्छा, यही नहीं, मोहतरम ने एक और लूज़ बाल दी है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनिंदा है, यानी जिस वकील ने रेफरेंस फ़ाइल किया है, इसके केस में यानी मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में समाअत हो रही थी, तब इस वकील को हाई टी पेश की गई थी। यानी वो कहना चाह रही हैं कि मियाँ दाऊद जो मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस करने वाले हैं, इनको चाय क्यों पिलाई गई और मुझसे सख्त सवाल क्यों किए गए। अब अंदाज़ा करें कि जो जज इस हद तक जा चुके हैं वो काजी के ख़िलाफ़ आगे जाकर क्या करेंगे, लेकिन काजी ना कल डरा ना आज डरेगा और डट कर मुकाबला करेगा। यही नज़र आ रहा है कि काजी साहब जो है ना वो अभी से चुभना शुरू हो गए हैं। हालांकि काजी साहब ने रहना साल सवा साल ही है, लेकिन क्योंकि काजी साहब वो चीज़ें लेके चल रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन केसेस जो फंसे हुए हैं, हाँ जी, जो बड़ी देर से ये केस अटके हुए थे वो आपके सामने हैं, उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन काजी साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है अगर कि काजी साहब को आप बर्दाश्त ना करें, ये आपको करना पड़ेगा जब तक वो हैं। और उन्हीं से उम्मीद है लोगों को, तमाम वो मसाइल जो पाकिस्तान की तारीख के, जैसे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस सुनना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर भुट्टो साहब का जो कहा जाता है कि अदालती कत्ल है और इस किस्म का फ़ैसला आ जाए तो क्या पल्ले रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत, पाकिस्तान की जो तारीख है, उसको तो एक दफ़ा वो करेक्ट कर जाएंगे ना। अदालतों को एक दफ़ा कम अज़ कम शर्मसार करवा जाएंगे कि आप जब ये हलफ उठाते हैं तो कम अज़ कम उस हलफ का आपको पास करना चाहिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। आप लोगों से जो गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की, फेसबुक का जो पेज है उसको आपसे मेहरबानी है
कि उसको ज़रूर फॉलो करें। फेसबुक का जो पेज है सोशल मीडिया टॉक शो, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लड़ाई कब हो रही है, कब आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ उनका बेटा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, अपने बाप से ला तलकी करने वाला। क्या ऐसा वक्त आ सकता है कि आसिफ अली ज़रदारी का साहबजादा पार्टी से आसिफ अली ज़रदारी को फारग कर दे, या फिर आसिफ अली ज़रदारी अपनी पार्टी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जो हालात जा रहे हैं, क्या उनमें आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला? ख्याल रखें, इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।